हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को और अपना मूल्यांकन कीजिए कितने क्वेश्चन आप सही करते हो। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति विभिन्न परीक्षकों द्वारा की गई जांच के बाद समान अंक प्राप्त करता है तो वह परीक्षण को या उस परीक्षण को माना जा सकता है वस्तुनिष्ठ, वैध, विश्वसनीय या मानक। तो बताइए आंसर क्या सही हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा वो है वैध। ठीक है, देखिए ऐसे परीक्षण से है इसका आशय जिसका मूल्यांकन जो होता है वो निष्पक्ष होता है। इस प्रकार के परीक्षण में किसी विद्यार्थी यानी जो भी बच्चा पेपर दे रहा है, पेपर की जांच 2 या 2 से अधिक जो है ये परीक्षकों द्वारा करवाई जाती है। यदि सभी परीक्षकों द्वारा जो है समान अंक दिए जाते हैं तो यह वैध परीक्षण होगा। तो सेकंड आंसर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, फिल करना है। केवल एक प्रत्यय ही नहीं अपितु उसे देखा, जांचा और व्यवहारात्मकता में मापा जा सकता है। वृद्धि, विकास, शरीर या शिक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा, देखिए यहां पर आंसर सेकंड का बिल्कुल सही हो जाएगा, विकास। ठीक है, सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्मुखी बालक का जो है विशेषता नहीं है बहिर्मुखी बालक की बाह्य तत्वों की ओर झुकाव रखने की योग्यता, विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की योग्यता, स्वयं में रुचि रखने की योग्यता या बाह्य सामंजस्य के प्रति सदैव सचेत रहने की आवश्यकता या योग्यता। तो थर्ड का आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए बहिर्मुखी व्यक्तित्व यानी जो बच्चे जो हैं मतलब दूसरों से मिलनसार होते हैं, दूसरों से घुलते मिलते हैं, है ना, और ज़्यादा जो है कम्युनिकेट रहते हैं, ठीक है, वो बहिर्मुखी बच्चों की विशेषता होती है। लेकिन इसमें पूछा है जो विशेषता नहीं है स्वयं में रुचि रखने की योग्यता, ये अंतर्मुखी बालक की विशेषता होती है, ना कि बहिर्मुखी बालक की। तो नहीं में पूछा था तो आंसर सही हो जाएगा, थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं। कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री में उन्हें कोई चुनौती जैसी बात नहीं मिलती। ऐसे छात्रों के संबंध में आप क्या करना चाहेंगे? उनसे कह देंगे कि वे अपनी इच्छा के अनुसार कक्षा में आए या ना आए। प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि उन छात्रों को अगली कक्षा में पढ़ाया जाए। उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्यों से मुश्किल हो, या उनसे कह देंगे कि वे अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में व्यतीत करें। तो फोर्थ का आंसर बताइए। तो फोर्थ का आंसर सही हो जाएगा, उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो। क्लियर? तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। अगला है, शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप देने पर अधिक जोर दिया जाता है क्योंकि देखिए इंटर्नशिप होती है जैसे आपकी डीएड डीएलएड में भी इंटर्नशिप लगती होगी, बीएड में भी लगती होगी। तो इसका रीज़न बताना है। यह नव शिक्षकों को योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के संरक्षण में कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। अनुभवी एवं श्रेष्ठ शिक्षकों को नए शिक्षकों को निर्देशन प्रदान करने के अवसर प्राप्त करना, शिक्षकों को श्रेष्ठता के आधार पर चयन करने के अवसर प्राप्त करना, या शिक्षण व्यवसाय में दुर्बल शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर देना। तो फिफ्थ का आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। देखिए इंटर्नशिप से तात्पर्य होता है प्रशिक्षण के साथ यानी ट्रेनिंग के साथ किसी नौकरी या व्यापार में कार्यरत होने से नए शिक्षकों को जो है वरिष्ठ या जो अनुभवी एक्सपीरियंस्ड टीचर होते हैं ना, उनके संरक्षण और उनकी इंस्ट्रक्शंस में जो है कार्य कराया जाना, उनके मार्गदर्शन में कार्य कराया जाना शिक्षक इंटर्नशिप है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही होगा। कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि है प्रजातांत्रिक उपागम, प्रभुत्ववादी उपागम, छात्रों के व्यवहार को व्यवस्था से कम करने के उपाय, या निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों के अनुपालन की बाध्यता। तो 6 का आंसर सही हो जाएगा।
तो देखिए प्रजातांत्रिक उपागम होगा, इसमें ना कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, इस विधि से न केवल कक्षा के बच्चों की जो है जो अनकंट्रोल्ड जो एक्टिविटीज़ होती है ना, जो अनचाही गतिविधियां होती हैं उसको भी कंट्रोल किया जाता है, बल्कि उनको ना कक्षा के महत्व के बारे में बताया जाता है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही होगा। और लास्ट में आपको ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं। ओके, बच्चों द्वारा प्रयोगात्मक रूप से सीखना अधिक उपयोगी है क्योंकि यह अधिक रुचिकर है। इससे बच्चे व्यस्त रहते हैं, कक्षा का अनुशासन बनता है या बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं। तो बच्चों के द्वारा प्रयोगात्मक रूप से सीखना अधिक उपयोगी है क्योंकि तो बच्चे जो हैं प्रकृति से आपको पता है एक्टिव होते हैं, इसीलिए प्रयोगात्मक रूप से दिखाई जाने वाली विधि से जो है वो जल्दी सीख लेते हैं और इसमें उन्हें कठिनाई भी कम लगती है। तो 7 का आंसर सही हो जाएगा, 4th आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के लिए वर्तमान समय में सर्वाधिक उत्तम दंड क्या हो सकता है? आर्थिक दंड, शारीरिक दंड, मनोवैज्ञानिक दंड या विधि के अनुसार दंड? तो देखिए यहाँ आंसर सही हो जाएगा मनोवैज्ञानिक दंड। मनोवैज्ञानिक दंड जो है दंड का एक प्रकार है जिसमें मनोवैज्ञानिक तरीके से जैसे उनको जो है भावनात्मक यानी उनको शर्मिंदगी महसूस कराकर या उनको डराकर, है ना, उनको फील कराकर कि आपने अपराध किया है, इस तरह से आप उनको पनिश कर सकते हो। और इस प्रकार के दंड से जो है बालकों में सुधरने की जो प्रवृत्ति है वो अधिक होती है। तो 2nd आंसर यहाँ पर सही है। शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। क्रिया केंद्रित शिक्षा, अध्यापक केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा या विषय वस्तु केंद्रित शिक्षा? तो 9th में आंसर बताना है। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है बाल केंद्रित शिक्षा की देन है। इसमें इस बात की स्टडी की जाती है कि बच्चा कैसे सीखता है और उसके लिए कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं, है ना, वो इफ़ेक्टिव कैसे होंगी, तो उसकी जो है उनकी ज़रूरत होती है, तो उन पर ध्यान दिया जाता है बच्चे की रुचि और आवश्यकताओं पर। 2nd आंसर यहाँ पर सही है। अगला है, बालक आंतरिक तृप्ति का अनुभव करता है शारीरिक श्रम से, अंत प्रेरित क्रियाओं से, आनुवंशिकता से या आत्मविश्वास से? तो आंसर यहाँ पर राइट होगा हमारा। देखिए आंतरिक तृप्ति यानी जो सेल्फ मोटिवेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है उसके द्वारा जो है उसके सफल होने पर मिलती है, जब बच्चा खुद मोटिवेट होता है। जब कोई बच्चा अंत प्रेरित क्रियाओं से संतुष्ट हो जाता है तब उसे जो है आंतरिक तृप्ति यानी सेटिस्फैक्शन का अनुभव होता है। 2nd आंसर यहाँ पर सही है। बाल शिक्षण का आधारभूत तथ्य है प्रत्येक बालक के विकास की गति भिन्न है, मानसिक शक्तियाँ अपरिवर्तनीय हो, प्रत्येक बालक भिन्न रुचि का हो या उपरोक्त सभी तथ्य बालक में विद्यमान हो? तो 11th में आंसर होगा सही, तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सभी तथ्य जो है बालक में विद्यमान हो। ठीक है डियर, बाल शिक्षण से आशय होता है बच्चों को दी जाने वाली उस शिक्षा से जिसमें इंडिविजुअली जो है बच्चों की बुद्धि के स्तर को जानकर शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, क्योंकि उनकी रुचियां भी भिन्न होती हैं, है ना, और शिक्षक को पता होता है कि मानसिक शक्तियां जो है अपरिवर्तनीय है और बच्चों को उनके स्तर पर उनको टीच कराना है। तो 4th आंसर यहाँ पर सही होगा। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है यह कथन दिया है पैवलोव ने, वुडवर्थ ने, क्रॉनबेक ने या स्किनर ने? तो 12 में आंसर सही हो जाएगा, वो है 3rd आंसर। ठीक है, 3rd आंसर बिल्कुल सही होगा, वुडवर्थ ने। ठीक है डियर, 3rd आंसर बिल्कुल सही है। शारीरिक अस्वस्थता काम प्रवृत्ति का प्रवाह तथा मंद गति के विकास बालापराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं? मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण, विद्यालय के वातावरण के कारक या व्यक्तिगत कारक? तो बताइए 13 का आंसर। तो बाल अपराध के कारणों को जो है नॉर्मली हम 6 प्रकार का बताया है, जिसमें व्यक्तिगत कारण जो भी आते हैं, व्यक्तिगत कारण जो है बच्चे में काम प्रवृत्ति का प्रवाह यानी शारीरिक अस्वस्थता होती है। ठीक है, शारीरिक अस्वस्थता या वो फिजिकली जो है वो फिट नहीं होता है। काम प्रवृत्ति हम ऐसे कह सकते हैं, अब ये बलात्कार होना ये काम प्रवृत्ति के ही कारण होते हैं।
तो ये व्यक्तिगत कारण में आती हैं, पर्सनल रीजन में आते हैं। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन जो है, वह बालक जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार सामान्य है करने में समर्थ नहीं है, वह बालक है पिछड़ा बालक, सृजनात्मक बालक, सामान्य बालक या प्रतिभाशाली बालक। तो 14 में आंसर होगा सही। देखो, ये जो छात्र होते हैं ना डियर, जो अपने आयु वर्ग के अन्य बच्चों के कंपैरिजन बहुत कम एजुकेशनल अचीवमेंट प्राप्त कर पाते हैं, तो वो बच्चे पिछड़ जाते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड उनको बोलते हैं। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशील बालकों के शिक्षण हेतु अधिक प्रभावी होगा खेलकूद में प्रोत्साहन देना, उद्देश्य आधारित अध्ययन के अवसर देना, छात्र संसद का सदस्य बनाना या कक्षा का नायक बनाना। तो क्रिएटिव बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें मौलिकता पाई जाती है, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट होता है। ऐसे बालकों में क्रिएटिविटी का डेवलप और उपयोग करने के लिए उन्हें जो है उद्देश्य आधारित अध्ययन के अवसर उनको देने चाहिए। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सेकंड आंसर। सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने लगता है? संवेदी प्रेरक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में? और डियर, ये जो क्वेश्चन है ना, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, 4 स्टेजेस इसमें बताई थी इन्होंने। तो इन्होंने जो तीसरी स्टेजेस बताई थी ना, मूल संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, इसमें बच्चा वस्तुओं को उनके नाम से पहचानना शुरू कर देता है, उनमें डिफरेंट करना शुरू कर देता है। ठीक है डियर, डिफरेंस करना शुरू कर देता है। तो ये अवस्था है तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष की। पहली है संवेदी प्रेरक जो जन्म से 2 वर्ष है, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक जो 2 से 7 वर्ष है, तीसरी है मूल संक्रियात्मक और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक जो 11 से आगे की अवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था कि विभिन्न वर्गों में क्लासिफाई भी करता है बच्चा किस स्टेजेस में, तो वो है थर्ड आंसर। व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है अवलोकन, रचना तकनीक, निर्धारण मापनी या अभिव्यक्ति तकनीक। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन निर्धारण मापनी विधि द्वारा किया जाता है और ये जो है वस्तुनिष्ठ विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास का निर्धारण किया जाता है बालक की वंशानुगत संरचना द्वारा, बालक की वंशानुगत तथा वातावरण की संयुक्त संरचना द्वारा, शिक्षक के नियंत्रण से मुक्त बालक की वातावरण संबंधी संरचना द्वारा या बालक द्वारा स्वयं स्थापित परिस्थितियों की संरचनात्मक कठिनाइयों द्वारा। तो देखिए, बालक के बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में वंशानुगत कारक, शारीरिक कारक, वातावरणीय कारक जो है इंपॉर्टेंट है और यही कारक जो है बालक के विकास का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहु प्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है? बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं हैं। बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। यह व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है। यह अनुभव आधारित प्रमाणों पर आधारित नहीं है। तो 19 में आंसर होगा हमारा बिल्कुल सही। तो बहु प्रतिभा के सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं हार्वर्ड गार्डनर थे। उनके अनुसार मानव बुद्धि जो है विभिन्न योग्यताओं, प्रतिभाओं और मानसिक कौशलों का समूह है जो ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होती है। ठीक है, तो इसमें जो है आलोचना पूछी है, तो फर्स्ट आंसर जो है डियर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बच्चे का समाजीकरण करने वाला तत्व नहीं है? वंशानुक्रम, अस्पताल, परिवार या समुदाय? तो आंसर क्या सही हो जाएगा? तो देखिए, वंशानुक्रम, परिवार, समुदाय, स्कूल, पड़ोस, धर्म, ये सभी ये सोशलाइजेशन के प्रमुख तत्व हैं, लेकिन अस्पताल की समाजीकरण की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती। तो आंसर हमारा राइट होगा सेकंड आंसर।
केनन बोर्ड के सिद्धांत के अनुसार संवेगों की उत्पत्ति में थैलेमस केंद्रीय भूमिका निभाता है। संवेग सेरिबेलम द्वारा क्रियान्वित होने चाहिए। संवेग उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीपिटल और पैराइटल लोबस में एक साथ गतिविधियां होती हैं या सहानुभूतिक और सहानुकर्पी स्नायु तंत्र सामंजस्य में काम करते हैं। तो 21 में आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट आंसर जो है यहां पर हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, उदीपक अभिप्रेरक जो है सीखी गई आवश्यकता या सीखी गई आवश्यकताएं होती हैं, जैसे ताकत या उपलब्धि की आवश्यकताएं स्वाभाविक होते हैं लेकिन उत्तरजीविता के लिए जरूरी नहीं होते हैं। स्वाभाविक नहीं होते हैं लेकिन उत्तरजीविता के लिए जरूरी होते हैं। स्वाभाविक और उत्तरजीविता के लिए जरूरी होते हैं। तो क्या राइट आंसर होगा? तो 22 में आंसर सही हो जाएगा सेकंड आंसर। ठीक है डियर, कि उद्दीपक अभिप्रेरक जो होते हैं ना, जो स्वाभाविक होते हैं लेकिन उत्तरजीविता के लिए जरूरी नहीं होते हैं, ये मोटिव जो होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए मोटिवेट करते हैं। सेकंड आंसर यहाँ पर सही है। स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल जो है विशेष तौर पर वयस्कों के बुद्धि परीक्षण के लिए डिजाइन किया गया था। प्रदर्शन बुद्धि और वाचिक बुद्धि के अंक अलग अलग बताता है। सांस्कृतिक तौर पर निष्पक्ष होता है, जिसमें इस संस्कृति के बच्चों की तरह विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे अच्छा करते हैं। यह मानता है कि उम्र के साथ बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है। तो देखिए, ये जो स्केल था ये बिने साइमन स्केल का परिवर्तित रूप था। ठीक है डियर, स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल यानी इसका प्रचलित नाम है स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण की एक परीक्षा है जो ये मानता है कि उम्र के साथ जो है बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है। ये बिने साइमन स्केल का ये परिवर्तित रूप था जिसे लेविस एम टर्मन द्वारा जो तैयार किया गया था। तो फर्स्ट आंसर यहां पर हमारा सही है। अगला है, यदि एक मनोवैज्ञानिक एक परीक्षण को कई लोगों पर एक साथ संचालित करता है तो निश्चित रूप से यह परीक्षण होगा विश्वसनीय, व्यक्तिगत, प्रदर्शन या सामूहिक। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक यदि एक परीक्षण को कई लोगों पर एक साथ संचालित करता है तो ऐसा परीक्षण को हम सामूहिक यानी ग्रुप टेस्ट कहते हैं। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। समस्या समाधान में कठोर मानसिकता एक बाधा हो सकती है। निम्न में से कौन समस्या समाधान को समान प्रकार की बाधा को सूचित करता है? जरूरत से ज़्यादा सरल होना, अमान्य तार्किकता, कार्यात्मक दृढ़ता या विकेंद्रित समस्या समाधान। तो 25 में आंसर सही हो जाएगा कार्यात्मक दृढ़ता। तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भाषाओं में बात करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बायलिंग्विज्म, द्विभाषिकता, वाक्पटुता या इनमें से कोई नहीं। तो द्विभाषी शब्द से आशय है दो भाषाओं के बोलने या समझने की क्षमता। द्विभाषी लोग जो है दो भाषाओं के जानकार होते हैं, दो भाषाओं को जानते हैं, तो इस विशेषता को कहते हैं द्विभाषिता। समाजीकरण की प्रक्रिया सर्वाधिक प्रभावित होती है कुछ ना कुछ करने की प्रक्रिया पर बल देना, यह सोचकर कि परिपक्वता आने पर खुद सीख लेंगे। छोटे बालकों के समक्ष वयस्कों के उदाहरण को प्रस्तुत करके, बालकों को सामाजिक रूप से गहरे व्यवहारों में प्रशिक्षित करके या कुछ बालकों को नेतृत्व का प्रशिक्षण प्रदान करके। तो 27 में आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है थर्ड आंसर। थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। बालकों का कक्ष में सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। यह वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंत्यक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो 28 में आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, वो है फोर्थ आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा बालकों के बौद्धिक विकास की कितनी विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई? 2, 4, 6 या 8? तो जीन पियाजे ने कितनी स्टेजेस बताई थी? 4 स्टेजेस बताई थी, है ना। कौन कौन सी? इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक की थी,
फिर थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष थी। तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष थी। फिर थी औपचारिक या जिसको हम कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से ऊपर थी। तो 6 आंसर नहीं होगा यहाँ पर। फोर्थ आंसर जो है बिल्कुल सही है, यानी मतलब फोर्थ वाला, 4 स्टेजेस। ठीक है, सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया में माता पिता का स्थान महत्वपूर्ण होता है। इस प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका होनी चाहिए। इसका आंसर आप सभी को कमेंट में करना है। तटस्थ, नकारात्मक, अग्रोन्मुखी या सहानुभूतिपूर्ण लिखना है क्विज आंसर, और 30 का जो भी आंसर होगा फिर आपको बताना है। ऐसे नहीं लिखना है कि 30 का ये होगा, 30 का ये होगा, ऐसे मुझे नहीं पता लगता भाई। आप लिखिए क्विज आंसर और जो भी आपका आंसर होगा वो आप लिखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।